Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic corporate governance. सो कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेट यानी कि आपका कोई भी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किस तरीके से गवर्न किया जाए. गवर्नेंस का मतलब क्या है? उसे मैनेज करना, कंट्रोल करना. तो अपने बिजनेस को किस तरीके से डायरेक्ट करना है, उसे कैसे कंट्रोल एंड मैनेज करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट गवर्नेंस. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस? The system of rules, practices and process by which a firm or organization directed and controlled is known as corporate governance. सो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर रूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं और प्रोसेस हैं. इन रूल्स, प्रैक्टिसेस और प्रोसेस के यूज़ से हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस को डायरेक्ट करते हैं कि उसे किस तरीके से मूव करना है, आगे किस तरीके से परफॉर्म करना है, और उसके जो भी परफॉर्मेंस है, एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट गवर्नेंस. एक बिज़नेस स्टार्ट करना जितना डिफ़िकल्ट है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसे सक्सेसफुली रन करना. और अगर आप चाहते हो कि आप अपने बिज़नेस को अच्छे से रन कर सको, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कॉरपोरेट गवर्नेंस. क्योंकि जब आप अपने बिज़नेस को अच्छे से डायरेक्ट करोगे, कंट्रोल करोगे, तभी आप उसे क्या कर सकते हो? सर्वाइवल रख सकते हो और उसे सक्सेसफुली रन कर सकते हो. सो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन एंड कंट्रोल करना, रूल्स, प्रैक्टिसेस और प्रोसेस को यूज़ करके, सो दैट आपका बिजनेस सक्सेसफुली और एथिकली वर्क कर सके. दैट इज कॉरपोरेट गवर्नेंस. इट इन्वॉल्व बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी स्टेक होल्डर. एक कंपनी है, वो किन किन लोगों से मिलके बनी है, यानी कि किस किस का स्टेक उसके अंदर होता है. कस्टमर्स को वो सर्व करती हैं, तो कस्टमर का स्टेक होल्डर, मतलब कस्टमर भी हमारे स्टेक होल्डर के अंदर आ जाते हैं. स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? जिनका हक कंपनी के ऊपर है, जो कंपनी से कनेक्टेड हैं, वो सब स्टेक होल्डर के अंदर आते हैं. जैसे कस्टमर है, वेंडर है, सप्लायर है, गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, खुद जो कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ हैं, ओनर्स हैं. ये सब क्या हैं? कंपनी के स्टेक होल्डर हैं. और कंपनी की ड्यूटी बनती है, उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो इन सभी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और इन सभी स्टेक होल्डर्स को सर्व करे, बेस्ट वे में सर्व करे. और वो कैसे कर सकती है? कैसे कंपनी ये इंश्योर कर सकती है कि उसके एम्प्लॉयज़ भी खुश रहें, उसकी कम्युनिकेशन के जो भी कस्टमर्स हैं वो खुश रहें, उसके सप्लायर्स, उसकी गवर्नमेंट, सोसाइटी, ये सब क्या हों, उसके इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट हो, किसी को भी वो हार्म ना करे. चाहे हमारी एनवायरनमेंट हो, सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, एम्प्लॉयज़ हो, कोई भी हार्म ना हो, सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे. वो कैसे होगा? जब हम कंपनी को अच्छे से कंट्रोल करेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ को अच्छे से डायरेक्ट करेंगे. और वो हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सो दैट कंपनी विल वर्क एथिकली एंड रेशनली. यानी कि ताकि हमारी कंपनी अच्छे से काम करे, सारे काम सही करे, कुछ भी गलती ना हो, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं अपनी कंपनी की, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या हुआ? सिंपल वर्ड्स में, कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे लिए ये रिक्वायर्ड है कि वो एथिकल वे में सही चीज़ें करे, अच्छे से करे, ताकि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रन कर सके. और उसके लिए हमें गवर्नेंस चाहिए, यानी कि कोई तो ऐसा हो जो उसे डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब गवर्न कौन कौन कर सकता है? शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकते हैं. ये तीन मेजर एक्टिविटीज़ या तीन मेजर पर्सन्स हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं: शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती है तो वो क्या लेके आता है? ट्रांसपेरेंसी लेके आता है. इसका मतलब कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहेगी. आप अनएथिकल कोई वर्क नहीं करोगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, फेयरनेस आ जाएगी आपकी वर्किंग में. जो आप करना चाह रहे हो वैसी ही चीज़ें पब्लिक को दिखेंगी, आपकी एक्टिविटीज़ हिडन नहीं होंगी. तो ट्रांसपेरेंसी आपके अंदर लेके आती है, फेयरनेस लेके आती है, यानी कि इक्विटी आएगी. आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के इंटरेस्ट को आप हार्म नहीं करोगे, तो फेयरनेस लेके आएगा. कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या आती है? अकाउंटेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ये क्या है? कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फर्स्ट इज, उसका फीचर होगा कि ट्रांसपेरेंसी होगी, फेयरनेस होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है?
जो भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रही है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझती है, उसके लिए वो खुद को आंसरेबल समझती है कि हमारे काम की वजह से अगर किसी को हार्म हो रहा है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाएगी, अकाउंटेबल बन जाएगी, खुद को आंसरेबल समझेगी कि हाँ इसके लिए हम आंसरेबल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी अपने स्टेक होल्डर्स के टुवार्ड्स, चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो, वेंडर हो, गवर्नमेंट हो, कम्युनिटी हो, कोई भी हो, हर एक स्टेक होल्डर के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ऑब्लिगेशन को समझेगी और इसकी हेल्प से क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? फर्स्ट इज रिस्क मिटिगेशन एंड कॉम्प्लियंस। जब हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग किया, उसी में ये क्लियरली डिफाइन था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ऐसी रूल्स प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकें, सो दैट वो अच्छे से रन हो सके। तो अगर हम अच्छे रूल्स को, सही रूल्स को फॉलो करेंगे, इसका मतलब हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, कुछ भी अनएथिकल नहीं करेंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिटिगेशन क्या होगा, रिस्क अपने आप मिटिगेट हो जाएगा, रिस्क खुद कम होगा। अब आपके ऊपर कोई इलीगल केसेस कैसे करेगा जब आप कोई गलत काम कर ही नहीं रहे। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या इंश्योर करती है कि एक बिजनेस एथिकल और रेशनली वर्क कर रहा है, कुछ भी इलीगल और अनएथिकल नहीं कर रहा। तो इसकी हेल्प से हमारा जो भी लीगल रिस्क है वो क्या हो जाता है, मिटिगेट हो जाता है। और जो रूल्स, रेगुलेशन, लॉज ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही तो बताता है कि हमें सारी एथिकल चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना चाहिए। Second is crucial for merger and acquisition. Corporate governance is very important in case of merger or acquisition. Merger और acquisition का मतलब क्या है, जब दो ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम ले लें कि ए और बी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मर्जर क्या होगा, जब वो ऑर्गेनाइजेशन कोई नई ऑर्गेनाइजेशन, दोनों मिलके किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाए, दैट कैन बी ए मर्जर। और एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर ले, यानी कि उनके जो मैक्सिमम शेयर्स हैं उन्हें खरीद ले। तो जब भी ऐसा कुछ होता है उस टाइम पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी मर्जर और एक्विजिशन हो रहा है उसमें कुछ भी इलीगल ना हो, उसमें कुछ भी अनफेयर ना हो, सबके साथ ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर रहे, उसके लिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड इज एनहांस शेयर होल्डर वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर कौन है, जो ओनर है बिजनेस के। अगर आपका बिजनेस अच्छे से रन हो रहा है, एथिकली वर्क कर रहा है, कुछ भी इलीगल नहीं कर रहा, आपके सभी स्टेक होल्डर अगर आपसे सेटिस्फाई हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज अगर आपके एम्प्लॉयज़, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर आपसे सेटिस्फाइड हैं तो वो ज़्यादा बेटर वे से वर्क करेंगे, ज़्यादा टाइमली मैनर में वर्क करेंगे, जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और आप ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी कर सकोगी। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करती है कि आपका बिजनेस एथिकली रन हो। एथिक्स का मतलब क्या है, जो ये डिटरमाइन करते हैं दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है तो वो बहुत क्लियर पिक्चर ले आती है कि कौन सी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म नहीं करनी, इसीलिए वो एथिकली भी रन करते हैं। एंड हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो मेजर 4 मॉडल होते हैं, अमेरिकन, जर्मन, जापानीज एंड इंडियन मॉडल। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अमेरिकन मॉडल, जिसको हम एंग्लो सैक्सन मॉडल भी बोलते हैं। जो अमेरिकन मॉडल है वो शेयर होल्डर ओरिएंटेड मॉडल है। शेयर होल्डर ओरिएंटेड का मतलब क्या है, इस मॉडल का मेजर फोकस, मेजर एम्फेसिस शेयर होल्डर के ऊपर है। शेयर होल्डर कौन है, जो हमारी कंपनी के ओनर हैं। ओनर के ऊपर इनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि जो भी राइट्स हैं, जो भी पावर हैं, वो किसके पास हैं, हमारे ओनर्स के, शेयर होल्डर के पास है। तो अमेरिकन मॉडल क्या कहता है, हमने जब मीनिंग डिस्कस किया था उसी टाइम हमने क्या बोला था कि 3 मेजर पार्टीज़ कौन हो सकती हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती हैं, शेयर होल्डर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और उसके बाद मैनेजर, यानी कि हमारी मैनेजमेंट। तो शेयर होल्डर क्या है, ओनर हैं। ये किसको इलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन ये सबसे बड़ा पावर इनके पास होती है, फिर इनके पास है और फिर इनके पास है। इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। तो अमेरिकन मॉडल क्या करता है, वो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रहा है, शेयर होल्डर पे फोकस कर रहा है कि जो भी हमारे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ना,
उनको इलेक्ट करने की, उन्हें सेलेक्ट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के पास है, और कोई उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। जो हमारी कंपनी के ओनर हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे जो आगे आके डिसीजन मेकिंग वगैरह लेते हैं। सो ऑल नॉर्म्स आर सेट वेरी क्लियरली, कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होंगी, और कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग, कोई भी गलत काम अलाउ नहीं होगा। सब कुछ शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कब इलेक्ट होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे और कितने इलेक्ट होंगे। तो वो तो है अमेरिकन मॉडल। सो अमेरिकन मॉडल किस पे फोकस करता है? शेयर होल्डर्स पे। सेकेंड इज जर्मन मॉडल। जर्मन मॉडल को हम सोसाइटियल मॉडल भी बोलते हैं। और जर्मन मॉडल क्या कहता है कि जितने इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑब्वियसली शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ओनर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट जर्मन मॉडल क्या कहता है कि सिर्फ शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर हैं उतने ही जो वर्कर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो अकेले शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिर्फ शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कर रहे हैं तो आने वाले जो डिसीजन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स के फेवर में ले लेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका डिसीजन क्या होना चाहिए? बिल्कुल फेयर होना चाहिए, किसी के साथ भी पार्शलिटी ना हो। इसीलिए 50% पावर वर्कर्स के पास होगी और 50% शेयर होल्डर्स के पास होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने की। दैट इज जर्मन मॉडल। सो जर्मन मॉडल क्या करता है? वर्कर्स के राइट को रिकॉग्नाइज करता है, और इसके अंदर है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्हें कौन इलेक्ट करेगा? शेयर होल्डर्स को के साथ साथ मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करने के लिए हम वर्कर्स का पार्टिसिपेशन करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 वर्कर्स हैं तो हम उनके पास एक एक के पास जाके पूछेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या किया जाता है, जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी जो लेबर यूनियन होती है उस यूनियन के हेड को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, क्योंकि लेबर यूनियन का काम ही क्या है? हमारे वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इन्हें रिप्रेजेंट करना। तो लेबर यूनियन एक बार वर्कर्स के साथ बात कर लेती है और उसके बाद वो शेयर होल्डर्स के साथ मिलके हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करती है। सो अमेरिकन मॉडल में क्या है? सिर्फ शेयर होल्डर। जर्मन मॉडल में वर्कर्स प्लस शेयर होल्डर। देन जैपनीज मॉडल। जैपनीज मॉडल क्या है? जापान के अंदर ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और जिसके अंदर इंपॉर्टेंस किसकी रिकॉग्नाइज की गई है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि जापान के अंदर जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो ऑपरेटिंग बिजनेस हैं उसके अंदर ज़्यादातर स्टेक किसका होता है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। यानी कि सबसे ज़्यादा हिस्सा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। इसीलिए इन्होंने ज़्यादा फोकस बैंक्स पे किया है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे किया है, कि जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है प्लस शेयर होल्डर मिलके क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे या इलेक्ट करेंगे। तो अमेरिकन मॉडल में सिर्फ शेयर होल्डर कर रहे थे। जर्मन मॉडल में वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो वर्कर और शेयर होल्डर मिलकर कर रहे थे। जापानीज मॉडल ने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके राइट को रिकॉग्नाइज किया है, और इसके अंदर जो इलेक्शन है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाएगा, वो हमारे शेयर होल्डर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर करेंगे। इंडियन मॉडल क्या है? ये इन सभी मॉडल्स के कंबाइंड फीचर को लेके चलता है कि सबका स्टेक होगा, सब मिलकर इलेक्ट करेंगे। सब मीन्स लेबर यूनियन भी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे और शेयर होल्डर्स भी होंगे। एज वेल एज ये किस पे फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, हमारी जो मैनेजमेंट है वो अकाउंटेबल हो। इन सारे फीचर्स यानी कि कंबाइंड फीचर ऑफ ऑल द मॉडल किसके अंदर आ जाते हैं? इंडियन मॉडल के अंदर। नाउ व्हाट आर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी? अभी हमने जो डिस्कस की वो क्या थे? मॉडल। अब है हमारी क्या थ्योरीज हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए? तो 4 थ्योरी हैं: एजेंसी थ्योरी, स्टीवर्ड थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी और शेयर होल्डर थ्योरी। थ्योरी हमें डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से हमारी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो वर्क करेगी। एजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि इसके अंदर हम अपने मैनेजर्स को क्या मानते हैं? एजेंट मानते हैं। एजेंट क्या होता है? अगर प्रिंसिपल वो होता है जो हेड है, ठीक है, और उसके लिए जो वर्क कर रहा है यानी कि उसके बिहाफ पे जो वर्क कर रहा है वो है एजेंट। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आप बिस्किट्स बनाते हो, लेकिन आप क्या सोचते हो कि आप 1 to 1 जाके कस्टमर को नहीं बेच सकते, इसीलिए आपने एक रिटेलर को अपॉइंट कर रखा है, वो आपके बिहाफ पे बेचता है। तो वो जो पर्सन आपके बिहाफ पे बेच रहा है वो आपका क्या हो गया? एजेंट। आपके जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब आपको मिलेगा और एजेंट को क्या मिल जाएगी? कमीशन। तो एजेंसी थ्योरी क्या बोलती है कि हमारे जो मैनेजमेंट है
वो एजेंट है हमारे बिजनेस की, और प्रिंसिपल्स कौन है यानी कि हेड कौन है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं और प्रमोटर्स हैं वो तो प्रिंसिपल है, और इनके बिहाफ पे कौन काम करता है, मैनेजर्स काम करता है। मैनेजर्स उस बिजनेस को रन करते हैं और सारा प्रॉफिट किनका होता है, शेयर होल्डर का, और मैनेजर को अपनी क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो वो हमारी क्या है, जैसे एजेंट की कमीशन होती है तो हमारे मैनेजर को उसके लिए सैलरी मिल जाती है। तो एजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि मैनेजर सिर्फ एक एजेंट की तरह काम करते हैं प्रिंसिपल के लिए, और वो प्रिंसिपल कौन है, हमारे शेयर होल्डर्स। इसकी कमी क्या है कि अगर मैनेजर को हम सिर्फ एक एजेंट समझेंगे ना, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपना नहीं समझेंगे और उन्हें हमारे प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं होगा। वो सोचेंगे हमें काम करने के लिए बुलाया गया, हम काम करें, अब जो भी होता है वो देखा जाएगा, लॉस तो इनका होगा, हमें तो अपनी सैलरी मिलनी ही मिलनी है। तो इसकी वजह से उनकी वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आ पाती। सेकेंड थ्योरी है स्टीवर्ड थ्योरी। तो स्टीवर्ड का मतलब क्या होता है, केयर टेकर। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारा मैनेजर एजेंट नहीं है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गार्डियन है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का केयर टेकर है। यानी कि वो सब चीज़ों को अच्छे से देखता है, सबका ख्याल रखता है कि सारी वर्क अकॉर्डिंगली हो, सारा काम अच्छे से हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज किया जा सके बेस्ट पॉसिबल मैनर में। तो स्टीवर्ड के अंदर क्या माना जाता है कि वो केयर टेकर है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर अच्छे से काम करते हैं ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहती है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो वर्क करती है ताकि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हमारे बिजनेस से कनेक्टेड हैं, उनको मैक्सिमम वैल्यू दी जा सके, उनको मैक्सिमम रिटर्न दिया जा सके, चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो, वेंडर हो, गवर्नमेंट हो, सबके इंटरेस्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से सर्व किया जा सके। वो हमारी क्या है, स्टेक होल्डर थ्योरी, जो इंटर कनेक्टिविटी पे फोकस करती है कि बिजनेस को उनके सभी स्टेक होल्डर से कनेक्ट कर देती है। एंड लास्ट इज शेयर होल्डर थ्योरी। शेयर होल्डर क्या कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर पे फोकस कर रही है कि हमारी जो मैनेजमेंट है ना, वो बिजनेस को रन कर रही है, हम बिजनेस में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, ताकि उनको मैक्सिमम रिटर्न दिए जा सकें, या तो उनको बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिल सके या उनके शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाए, इस तरीके से, यानी कि हम शेयर होल्डर्स को ज़्यादा सर्व कर सके, बेस्ट सर्व कर सके, इसीलिए हमारी मैनेजमेंट वर्क करती है। ये किसके अंदर आता है, शेयर होल्डर थ्योरी के अंदर। सो एजेंसी थ्योरी, स्टीवर्ड थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी एंड शेयर होल्डर थ्योरी, ये 4 थ्योरी होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.